हेलो दोस्तों, वेलकम टू परिवेश अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आपका बाल विकास हो, आपका शिक्षा शास्त्र हो, या फिर ठीक है आपका मनोविज्ञान हो, इसका आपका 2 सेट हो चुका है। यह है आपका सेट नंबर 3। लेकिन अभी भी कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो हमसे नहीं ऐड हैं। आपका काम है कि आप वीडियो को शेयर करें और लोगों को आप जोड़ें, ताकि किसी का भी कम नंबर ना आए। सबका यहाँ पर 125 प्लस आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे आपको लगातार 125 प्रश्नों को देखते हुए टॉप क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप जाकर वहां पर ज्वाइन हो जाइए, ताकि हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि कोई भी न्यूज़, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आइए हम चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि दोस्तों आज यहाँ पर कुछ नए नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? आपको बताना है कि ऐसी विशेषता कौन सी है जो प्रतिभावान विद्यार्थियों की होती है। दोस्तों अगर देख के बात करें प्रतिभावान विद्यार्थियों की, तो इसमें आपका हो जाएगा पहला। दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक दे दें। अक्सर होता क्या है कि जो क्वेश्चंस दोस्तों ठीक है, जो आपके प्रश्न लंबे होते हैं, अक्सर वही प्रश्न आपके सही होते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार आपको प्रश्न को भी पढ़ना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि लंबे प्रश्न भी आपके गलत हो जाएं। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह दोस्तों ऊब जाता है। ओके दोस्तों, अगर मान लो आप पढ़ने में तेज हो, अगर कोई टीचर आपकी क्लास में बार बार इजी क्वेश्चंस को लगा रहा है, दोस्तों आप ऊब जाओगे कि ये क्वेश्चन तो हमको आता है, इस क्वेश्चंस को हम सेकंडों में हल कर लेंगे। दोस्तों ठीक है, तो यही विशेषता है एक प्रतिभावान विद्यार्थियों की। दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन से। हम दोस्तों यहाँ पर हर क्वेश्चन के आंसर का व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो व्याख्या करने लायक होगा हम उसे जरूर करेंगे व्याख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा आपका है, एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अपने प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। दोस्तों कैसे? अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे आखिर एक शिक्षिका अपने प्रभावी अधिगम को प्राथमिक कक्षा में बढ़ा सकती है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। दोस्तों यानी चैलेंज। अगर दोस्तों अपने क्लास में आप बच्चों को किसी भी विषय पर प्रतियोगिता आयोजित करते हो, दोस्तों यह एक अधिगम का बहुत ही अच्छा नियम होता है। ओके दोस्तों, दूसरा का आपका दूसरा बिल्कुल सही। दोस्तों आपका दूसरा दोस्तों आपका सही नहीं होगा। दोस्तों इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों मान लो आप जब प्रतियोगिता करोगे, दोस्तों अगर मान लो जो बच्चे कमजोर हैं वो तो उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे दोस्तों, तो अपने आप को कहीं ना कहीं हीन भावनाओं से देखेंगे। लेकिन तीसरा में दोस्तों क्या है, विषय वस्तु। ओके दोस्तों, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ, ओके दोस्तों विद्यार्थी के जीवन के साथ विषय वस्तु को पढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छा अधिगम बढ़ावा आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा का आप दोस्तों आपका दूसरे का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा पहला, यानी आपका बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दोस्तों ये भी आपका सही है। क्या सही है? नहीं, ये ठीक है, तो आपका सही है। बच्चे दोस्तों देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा अपने घर से स्कूल आता है दोस्तों, वह बहुत से नए चीजों का ज्ञान लेकर स्कूल आता है।
बहुत दोस्तों हर बच्चे में कहीं ना कहीं दोस्तों हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है। हर बच्चा अपने आप में दोस्तों एक वैज्ञानिक भी होता है। दोस्तों बी वाला का क्या है, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चे वैज्ञानिक, दोस्तों अभी हमने आपसे कहा कि हर बच्चा दोस्तों वैज्ञानिक होता है, हर बच्चा कुछ ना कुछ नया सीख सकता है। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय, दोस्तों बच्चे सक्रिय होते हैं। आपका बी सी और डी यानी आपका तीसरे का दोस्तों आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको तो हम जूम कर देखिए आपको देखने में आसानी हो। चौथा आपका दोस्तों क्या है, देखिए चौथा आपका यहाँ पर क्या दिया गया है। चौथा आपका है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावित है। दोस्तों चौथा की बात करें अगर आंसर की, दोस्तों चौथे का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके दोस्तों, प्रोत्साहित जहां भी आपको दिख जाए प्रोत्साहित दोस्तों, ठीक है, वह आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका है, तो पांचवा आपका क्या है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां दोस्तों, जहां पे क्या दोस्तों, जहां पर दोस्तों जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अब जहां पर बच्चों के संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी दोस्तों, वहां पर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। पांचवे का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं छठवां। दोस्तों छठवां देखते हैं हम लोग यहाँ पर, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ दोस्तों, उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। दोस्तों एक पक्षी, देखिए दोस्तों एक पक्षी, इससे बच्चों के विचार के बारे में क्या पता चलता है। उस बच्चे को केवल ये ज्ञान है कि जो चीजें उड़ती हैं वह एक पक्षी है। अगर दोस्तों केवल बच्चे को ये बताया जाए कि उड़ता हुआ चीज एक पक्षी होता है, अगर दोस्तों हम पतंग उड़ाएंगे तो बच्चा क्या बोलेगा कि वह भी एक पक्षी है। ओके दोस्तों, बालक पतंग को भी एक पक्षी के रूप में ही मान लेगा। दोस्तों अब हम दोस्तों इसमें आपको बताना है इसका उत्तर। दोस्तों देखिए इसमें आपका क्या होगा, अगर ठीक है बात करें छठवें की, दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। आपका ए, बी और सी दोस्तों ये आपके तीनों ही सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन है। दोस्तों हम बहुत तेजी के साथ आपका प्रैक्टिस खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आपको इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें पढ़ना होता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही टेस्ट आपको हमेशा मिलता रहे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अब दोस्तों आप एक टीचर हो, आप अपने बच्चों को ऐसा क्या कहोगे कि उसके भीतर प्रेरणा हो, प्रोत्साहित हो सीखने के लिए, कोई काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। दोस्तों सातवें का आपका हो जाएगा तीसरा। ओके दोस्तों, देखिए आपको कहना है कि इसके करने की कोशिश करो। दोस्तों कोशिश, अगर आप बच्चों से कहोगे कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है, आप कोशिश करो, आप कर सकते हो, इससे दोस्तों क्या होगा कि बच्चे के अंदर प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमेशा एक टीचर को बच्चों को
प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो इस काम को, हाँ हाँ करो। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही आपको प्रोत्साहन देना है जब आप एक अच्छे भावी टीचर बन जाओगे। दोस्तों आप बन चुके हो, ठीक है दोस्तों, बन नहीं जाओगी, आप लोग एक टीचर ऑलरेडी बन चुके हो। अगर आपके 21 में से 25 क्वेश्चन सही होते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन है। 8वां आपका है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। दोस्तों इसमें आपका होगा दूसरा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। जो सहायता, एक शिक्षक को हमेशा एक विद्यार्थी की सहायता ही करनी चाहिए दोस्तों, चाहे वह सामाजिक हो या फिर दोस्तों वह आपका आर्थिक हो। अगर दोस्तों आप सक्षम हो आर्थिक रूप से तो आप भी सहायता कर सकते हो। दोस्तों आपका 8वें का तीसरा, दोस्तों आपका 8वें का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों टॉफी देकर दोस्तों यह हो गया लालच। ओके दोस्तों, डर, दोस्तों डर भी आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। दोस्तों आपको बच्चों का हेल्प करना है, ना कि उन्हें टॉफी देना है लालची दोस्तों या फिर उन्हें डर। दोस्तों ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 8वें का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन है। 9वां आपका है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। दोस्तों उत्प्रेरित करना होगा, इसमें दोस्तों आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने के लिए, इससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दोस्तों ठीक है, तो आपका 9वें का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही कम वॉचिंग दिख रहा है। 10वां आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। दोस्तों व्यक्ति सापेक्ष अधिगम 10वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट करने की आवश्यकता है क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ हम देखते हैं 11वां, विकास का सिरा पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। दोस्तों 11वां में आपका लिख हो जाएगा दूसरा, दोस्तों सिर से पैर की ओर। दोस्तों जब किसी बच्चे का विकास होता है उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। ओके दोस्तों, बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर ही होता है। अब यहाँ हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन से। 12वें क्वेश्चन में क्या है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे आपको संवेदनशील के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, इसमें तो आपका लिखा होगा नंबर 3, प्रारंभिक बचपन के समय। जब दोस्तों बच्चा छोटा होता है तो उसमें दोस्तों संवेदनशील देखने को मिलता है, बच्चा रोता है, हंसता है। ओके दोस्तों, ये सब आपके संवेदनशील के अंतर्गत आएंगे। 12वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वें आपका है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग कुछ समझ चुके होंगे कि आखिर यह प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है। इसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर भी आप समझ चुके होंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी आप समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका अनुवांशिक, दोस्तों यहाँ पे आपका अनुशासन आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका अनुवांशिक और वातावरण आ गया। हमने आपसे कहा था कि अगर दोस्तों किसी भी बच्चे के माता पिता खिलाड़ी हैं,
ओके दोस्तों, देखिए उसके माता पिता खिलाड़ी हैं। ओके दोस्तों, तो उस बच्चे का अनुवांशिक आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके माता पिता खिलाड़ी हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर उस बच्चे का अनुवांशिक आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं दोस्तों, वह उसका आ गया पर्यावरण। ओके दोस्तों, वह उसका माहौल बन गया। देखिए उसके माता पिता खिलाड़ी हैं, वह तो आपका हो गया अनुवांशिक दोस्तों, और उसको परीक्षण के लिए रोज भेजते भी हैं दोस्तों। वहां पे उसका अच्छा वातावरण बन जाएगा दोस्तों, इससे वह बालक भी एक खिलाड़ी बन जाएगा। अगर दोस्तों उसे वातावरण नहीं मिलेगा तो वह कभी भी खिलाड़ी नहीं बन पाएगा दोस्तों। इसलिए अनुवांशिक और वातावरण होना एक साथ बहुत ही आवश्यक है। 13वें का दोस्तों आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वें का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से सामाजिकरण के गौण वाहन हो सकते हैं। सामाजिकरण के गौण वाहन हो सकते हैं दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए कि जहां पर भी आपको दिख जाए सामाजिकरण के गौणवाहक, तो आपके विद्यालय और पास पड़ोसी आएंगे। विद्यालय और पास पड़ोस है, अगर आपको सामाजिक भी दिख जाए तो भी तो आपका विद्यालय और पास पड़ोस आएगा। विद्यालय और पास पड़ोस तो ये आपके सामाजिक होते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके सामाजिक होते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं 15वें की। वेलबाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्या दिखा, बाइगोस्की। हमने आपसे क्या कहा था पहले कि जहां पर भी आपको बाइगोस्की दिख जाए वह दोस्तों आपका सामाजिक हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ वह आपका सामाजिक हो जाएगा। आपको अगर बाइगोस्की जी दिखे हैं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत सामाजिक पर टिक करना है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों कहीं भी आपको सामाजिक नहीं दिख रहा है दोस्तों, आपको हर क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ, ठीक है दोस्तों, आपको हर क्वेश्चंस को ट्रिक से जोड़कर ही पढ़ना है, समझना है। सामाजिक आपका आ गया, ठीक दोस्तों, बाइगोस्की आपका सामाजिक आ गया। ओके दोस्तों, तो आपका 15वें का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 16वें की। 16वें की हम यहाँ पर बात करते हैं किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दोस्तों यह आपका क्या गया दोस्तों, मुश्किल आपको इससे मतलब है, ठीक है, केवल आपको इससे मतलब है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा। दोस्तों इसमें आपका अच्छा और अच्छी आ गया, ठीक है दोस्तों, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। दोस्तों इसमें आपका आ गया 16वें का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको ईमानदार रहना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा कहा जाए। अगर आप लड़की हो तो आपको अच्छी लड़की बोली जाएगी, अगर आप लड़के हो तो आपको अच्छा लड़का, ठीक है दोस्तों, बोला जाएगा। तो इसमें आपका अच्छा और अच्छी आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों 17वां आपका है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। आपको पता है कि जीन पियाजे ने बच्चों के 4 चरणों पर बात किया है। क्या क्या दोस्तों, संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ओके दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और अमूर्त अवस्था दोस्तों देखिए ये है आपका 11 से 15 वर्ष तक। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर उत्तर की बात करते हैं। 17वें की उत्तर की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा चौथा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन।
ओके दोस्तों, अगर बालक खोजबीन करेगा तभी उससे कुछ दोस्तों सेल्फ जानकारी मिलेगा। ओके दोस्तों, जीन पियाजे चाहते हैं कि बच्चा खुद सीखे, खुद खोजबीन करे। अब हम यहाँ बात करते हैं 18वें की। जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वातावरण योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। 18वें में दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा, यानी आपका समावेशन और समायोजन के रूप में। 18वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात हम करते हैं किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना सकता है। दोस्तों यानी एक शिक्षक विद्यालय के वातावरण को कैसा बना दे कि दोस्तों वह एक सुगम वातावरण बन जाए। अगर बात करें 19वां की दोस्तों, तो सबसे अच्छा क्या दोस्तों, खोजबीन। अगर जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, तो अगर खोजबीन को प्रोत्साहन दिया जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। कई कई विद्यालयों में ऐसा होता है कि प्रयोगशाला रहेगा, लेकिन दोस्तों बस केवल नाम के लिए रहेगा। उस प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग के लिए सामान होता ही नहीं है दोस्तों। तो चलिए, ये तो सामाजिक बात है। 19वां का आपका हो जाएगा चौथा। ओके दोस्तों, खोजबीन को प्रोत्साहन देता है। चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ आते हैं 20वें क्वेश्चंस की। दोस्तों हम लोगों ने 19 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे दोस्तों हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि दोस्तों कि क्या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ओके दोस्तों, आपका 20वां का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, हमको मिल गया बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। देखिए दोस्तों 21 आपका क्या है। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन में दोस्तों यह कथन सही है। दोस्तों आपको बताना है कि एक 5 साल की लड़की है दोस्तों, वह टी शर्ट को फोल्ड कर रही है दोस्तों, यानी उसे तह कर रही है, और वह अपने आप से बात कर रही है दोस्तों। वह अपने आप से बात कर रही है, या किस व्यवहार के अंतर्गत आएगा, आपको यह बताना है कि यह किस कथन के अंतर्गत आएगा। अगर तो बात करें 21 की दोस्तों, यह आपका जीन पियाजे के अहम केंद्रित भाषा के अंतर्गत आएगा। ओके दोस्तों, बायगोस्की दोस्तों बायगोस्की व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में कहा गया है। दोस्तों अहम केंद्रित, ओके दोस्तों, अहम केंद्रित और निजी भाषा, एक मिनट दोस्तों, अहम केंद्रित, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, अहम केंद्रित और देखो तो निजी भाषा के अंतर्गत आएगा। अगर मान लो आप ही हो, अगर आप अपने आप से बात करते हो तो वह दोस्तों आपका निजी भाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, आप खुद से बात कर रहे हो। आपका 21 का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ देखते हैं लिंग। लिंग आपका दोस्तों क्या है, आइए दोस्तों, लिंग आपका क्या है। हमने आपको बताया था पिछले टेस्ट में कि लिंग आपका एक सामाजिक संरचना है।
लड़का लड़की भेदभाव दोस्तों कौन करता है? समाज करता है। तो लिंग आपका एक सामाजिक है। ओके दोस्तों, यह आपका जैविक नहीं है, यह दोस्तों आपका साज नहीं है, यह दोस्तों आपका ना ठीक है शारीरिक है, आपका हो जाएगा सामाजिक संरचना। दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से एक बार वाइगोत्स्की जी दिख रहे हैं। दोस्तों वाइगोत्स्की जी से क्वेश्चन जरूर आएंगे। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। ओके दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन से आ ही जाएंगे। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ओके दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों होता है कि आप बढ़ावा देंगे। ओके दोस्तों, आप किससे सबसे सही मानोगे? 23 की बात करें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसमें चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 24 क्वेश्चन। अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि दोस्तों शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उसके दृष्टिकोण को महत्व दें। दोस्तों आप जितना ही बच्चों से बात करोगे दोस्तों आप उतना ही बच्चों के भावनाओं को समझ पाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को अधिगम करा पाओगे। दोस्तों इससे बच्चों के मानसिक विकास बहुत तेजी से होंगे। ठीक है दोस्तों, 24 का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं 25 में यहाँ देखते हैं आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन दोस्तों उद्देश्यपूर्ण होता है कब? सही दोस्तों, कब होगा आकलन उद्देश्यपूर्ण? दोस्तों जब दोस्तों आपका इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि दोस्तों यानी आपका फीडबैक प्राप्त हो। जब दोस्तों देखिए जो टीचर बच्चों से पूछे, बच्चे उसका फीडबैक दें, यानी दोस्तों बच्चे उसका आप टीचर के क्वेश्चंस का आंसर बच्चे दें और बच्चे के क्वेश्चंस का आंसर एक टीचर दें। ओके दोस्तों, जब बच्चे को अपना फीडबैक मिलेगा और जब एक शिक्षक को बच्चे से अपना दोस्तों फीडबैक मिलेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं आकलन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। 26 राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की दोस्तों भूमिका क्या होती है? यानी दोस्तों देखिए राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 दोस्तों NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका दोस्तों क्या है? शिक्षक की भूमिका क्या है आप बताइए। अगर देखिए दोस्तों शिक्षक की भूमिका की बात करें कि 26 में तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सुविधादाता। इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों हर क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, चलिए अगर दोस्तों आपके कोई भी डाउट हो, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हो। हम यहाँ पर दोस्तों सारे दोस्तों के कमेंट बॉक्स को पढ़ते भी हैं और उनका हम जवाब भी देते हैं। ओके दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हम दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कुछ और। देखिए दोस्तों अब जब हम यहाँ पर NCF 2005 की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग पेन उठाइए और आप लोग कुछ से पॉइंट लिखिए। अगर आपसे पूछ ले कि NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों आपके अध्यक्ष थे प्रोफेसर एस पाल जी। अगर पूछ ले कि NCF 2005 के निर्देशक कौन थे तो आपके हो जाएंगे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ओके दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे कि NCF का सूत्र क्या है, NCF का सूत्र क्या है तो दोस्तों NCF का सूत्र है बिना भार के अधिगम। ओके दोस्तों, बिना भार के अधिगम। तो आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर दोस्तों बात करें कि अगर तो देखिए कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि
एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? दोस्तों आपका हो जाएगा एनसीईआरटी। ओके दोस्तों, एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया था। अब दोस्तों एनसीईआरटी का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, ठीक है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है। ओके दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दोस्तों एनसीएफ, ठीक है दोस्तों, एनसीएफ का कभी कभी आपसे पूछ लेगा फुल फॉर्म कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आप लोग एक बार फिर सुनिए, एनसीएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी हैं, एनसीएफ के निर्देशक प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी हैं, एनसीएफ का सूत्र दोस्तों क्या है, बिना भार के अधिगम। ये थे दोस्तों आपके एनसीएफ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम चलते हैं 27 क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चंस आपका है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। दोस्तों विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ओके दोस्तों, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो 27 का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चन है। विशेषण अवस्थाओं, दोस्तों विशेष अवस्था, ठीक है, विशेष अवस्था वाले बच्चों को शामिल करना। दोस्तों विशेष अवस्था, सॉरी दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा तीसरा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन सही है, गलत है, या फिर दोस्तों सही है, गलत है। दोस्तों यह दोस्तों आपका 29 दोस्तों हो जाएगा सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए दोस्तों, हर बच्चा अपने आप में एक वैज्ञानिक होता है। क्योंकि दोस्तों अगर बच्चों अपने दोस्तों से वार्तालाप करते हैं, दोस्तों वे अपने साथी से कुछ नया जरूर सीखेंगे। अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं 30 क्वेश्चन हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों बहुत ही सही बात है। ओके दोस्तों, अगर मान लो कोई बालक है नहीं सुन पा रहा है, अगर दोस्तों उसको उसके यंत्र द्वारा, दोस्तों अगर देखें उसके यंत्र के प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाएगा तो बच्चा सामान्य बच्चों से भी अच्छा कर दिखाएगा। दोस्तों तो तीसरा का दोस्तों आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस शीट आपको हमेशा मिलते रहें। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।